हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश मिश्रा स्वागत कर रहा हूं आप सभी का फॉर्मुलेटर क्लासेस में। और आज जो सब्जेक्ट मैं लेकर के आया हूं वो है आईटी वर्कशॉप। यहां से हम लोग आईटी वर्कशॉप सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस के बारे में और कैसे क्या अप्रोच रहेगा हमारा, ताकि इस सब्जेक्ट बहुत ही बेहतरीन है ये, ताकि सब्जेक्ट को आप अच्छे से अच्छे ढंग से लर्न कर सकें और ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना। तो इस सब्जेक्ट का अप्रोच ये है कि देखिए, दो तरह से पढ़ाई होती है। एक वो पढ़ाई है जिसमें चीज़ें हमें फिजिकली दिखाई देती हैं, है ना। अब कोई मुझे लेथ मशीन के बारे में पढ़ाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या उसका प्रोसेसिंग है, क्या उसका वर्किंग है, कैसे उसमें टूल्स बनाए जाते हैं, क्या आरपीएम है, क्या रोटर है, क्या मोटर है, ये सारी चीज़ें हमको विजुलाइज हो जाती हैं। और जो चीज़ें विजुलाइज हैं वो आप आसानी से उसको रिमेंबर रख सकते हैं, वो आसानी से याद भी रहता है आपको। पर ये जो कंप्यूटर की पढ़ाई है, यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें हाइपोथेटिक हैं। आप कंपाइलर के बारे में पढ़ते हैं, इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ते हैं, ये कैसे वर्क करता है, कैसे आपके इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। अब इसमें हम लोग हार्डवेयर के बारे में भी पढ़ेंगे, जहाँ पर कि सारी पढ़ाई हाइपोथेटिक है। ठीक है। हाइपोथेटिक का मतलब कि हम उसे विजुलाइज नहीं कर सकते हैं। हम प्रोसेसर देख सकते हैं, लेकिन प्रोसेसर एग्जैक्टली इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस को कैसे फेच कर रहा है, उसको कैसे डिकोड कर रहा है, ये हम नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे में काम आता है हमारे दिमाग का एक हुनर, जो है कंसंट्रेशन। ठीक है। जो भी स्टडी हाइपोथेटिक बेस्ड होती है वहां पर कंसंट्रेशन बहुत वर्क करता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पूरा कंसंट्रेट होकर के इस सभी लेक्चर्स को अटेंड करें। सीरियल वाइज ही आप अटेंड करें तो आपको समझने में आसानी रहेगी। और सारे काम एक साइड करके और फिर आप मेरी बातों को सुने बहुत ध्यान से। ठीक है। तो जो फॉर्मुलेटर ऐप है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर भी ये बहुत सारे कोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं। आप इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वहाँ पे जा कर के कोर्सेज को देखिए, है ना। और मैक्सिमम लोगों ने वहाँ से बेनिफिट उठाया है, तो आप भी उठाएंगे वहाँ से बेनिफिट। और ऐसे तो आप बहुत सारे रेफरेंसेस ले सकते हैं, यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। लेकिन यूट्यूब पर क्या है कि हर कोई पढ़ा रहा है। जिसको पढ़ाने का ढंग नहीं है वो भी पढ़ा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी बेमसरब का पढ़ाते हैं, पर मैक्सिमम तो यही अप्रोच है ना। उसका कोई जेन्युइन रेफरेंस नहीं है कि हाँ, जो आपको बताया जा रहा है वो एग्जैक्टली सही है। ठीक है। तो उसका भी ध्यान रखिए। रेफरेंस आप कहाँ से सीख रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। हम क्या सीख रहे हैं उतना मैटर नहीं करता है। ठीक है। तो सोर्सेस का ध्यान रखें, वो ऑथेंटिक होना चाहिए। आप वहां से सीखिए बढ़िया से। ओके। तो अब आते हैं इस सब्जेक्ट पर, और इस सब्जेक्ट के सिलेबस पर जरा नजर डालें। उससे पहले देख लीजिए, ये इन ब्रांचेस में चल रहा है ये सब्जेक्ट। आईटी वर्कशॉप, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये फर्स्ट सेमेस्टर में चलेगा। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिर ये नेटवर्क्स, आईओटी, डेटा साइंस है। सीएससी आपका साइबर सिक्योरिटी, सीएससी एआई है, सीएससी एआई एंड एमएल है, आईओटी एंड साइबर सिक्योरिटी विद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, है ना। इतनी सारी ब्रांचेस हैं जहां पर कि ये सिलेबस आपका रन करता है। अब आइए इसके सिलेबस पर। देखिए, आईटी वर्कशॉप में यूनिट 1 जो है ये आपका पीसी हार्डवेयर है। हाँ, यहाँ पे आप हार्डवेयर के बारे में सीखते हैं कि एग्जैक्टली रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। थोड़ी बहुत चीजें आपको पता है कि रैम क्या है, रोम क्या है। हम लोग कंप्यूटर भी लेने जाते हैं मार्केट से तो रैम और इंटरनल मेमोरी ये सारी चीजें देखते हैं, प्रोसेसर भी देखते हैं। पर ये वर्क कैसे करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। और इनके जो यूनिट्स हैं वो कम हो या ज्यादा हो, उससे कंप्यूटर के परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है। हम क्यों रैम में चिप टेक्नोलॉजी ही यूज करते हैं, हम चिप्स ही क्यों यूज करते हैं मेमोरी में डेटा को स्टोर करने के लिए। रैम की स्पेस बढ़ा देने से कंप्यूटर की परफॉर्मेंस कैसे बढ़ रही है, इन सब के जवाब आपको मिलते हैं यहाँ से, इस यूनिट से। तो देखें, इसमें हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले पेरिफेरल्स के बारे में जानकर, और फिर कंपोनेंट्स क्या हैं सीपीयू के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इनके बारे में आप जानेंगे, और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं सीपीयू के। देन सीपीयू का जो पेरिफेरल है, जो सीपीयू है उसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में जान रहे हैं, और इसके हर पेरिफेरल के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी आप सीख रहे हैं यूनिट 1 में। फिर आता है मदरबोर्ड, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड कैसे वर्क करता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स जुड़ते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं, इसका क्या रोल है, आप उसके बारे में सीखते हैं। देन असेंबलिंग एंड डी असेंबलिंग ऑफ पीसी,
यानी कि आप पीसी को कैसे असेंबल करते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं, किस पोर्ट पर कनेक्ट होते हैं, और हर पोर्ट का क्या मीनिंग है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर सीखते हैं। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन सीखेंगे। देन बेसिक लाइनेक्स कमांड्स, लाइनेक्स के कमांड्स को भी सीखेंगे। लाइनेक्स जैसा कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर माना जाता है आपके अदर ऑपरेटिंग सिस्टम से ड्यू टू इट्स हाई सिक्योरिटी फीचर्स, है ना। तो आप उसके बारे में भी यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक ही जानते हैं। हालांकि लाइनेक्स अपने आप में एक बहुत वाइड है, आप इसके बारे में जितना भी जान पाएं वो कम है ना। तो ये आता है आपका यूनिट 1 जिसमें आप हार्डवेयर को टच करते हैं। फिर आता है देखिए इंटरनेट। इंटरनेट में क्या क्या पढ़ेंगे कि वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब सर्फिंग क्या है। हम कोई भी ब्राउज़र ओपन करते हैं और सीधा google.com लिख करके एंटर कर देते हैं या flipkart.com करके एंटर कर देते हैं, तो हमें पेजेस दिखाई देते हैं, पर वास्तव में बैकएंड पर क्या होता है, वहाँ पर डीएनएस का क्या रोल है और आईपी एड्रेसेस क्या हैं, आईपी वर्जन 4, वर्जन 5, वर्जन 6 सॉरी, इसका क्या रोल है, इनके बारे में आप जानते हैं। प्लस सर्च इंजन्स किन्हें कहते हैं, कस्टमाइजेशन ऑफ वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र को आप कैसे कस्टमाइज करते हैं, ठीक है। कस्टमाइजेशन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि हम अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं अपने वेब ब्राउज़र को। तो वहाँ पर हम कौन कौन से पॉइंट्स देखते हैं और उनको कैसे वर्कआउट करते हैं, ठीक है। फिर प्रॉक्सी सेटिंग क्या है, यहाँ पर आप वीपीएन वगैरह के बारे में भी जानते हैं कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है। देन बुकमार्क्स क्या हैं, सर्च, टूल बार, पॉपअप ब्लॉकर्स, एंटीवायरस टाइप्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस थ्रेट्स। और यहाँ पर आप थ्रेट्स के बारे में भी जानते हैं, कौन कौन से थ्रेट्स हैं, कौन कौन से अटैक्स हैं, और उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने सिस्टम को हम किस तरीके से अपने ब्राउज़र को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अपने सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इन सब के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम जो वायरसेस या थ्रेट्स एंटर होते हैं आपके सिस्टम में वो इंटरनेट से ही होते हैं, ठीक है, वहाँ पर से ही एंटर होता है। और हम अपनी तरफ से या तो फायरवॉल या एंटीवायरस कुछ हम ही से चूक हो जाती है जिस वजह से वो वायरस एंटर कर जाता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमसे कोई गलती ना होने पाए और हमारा सिस्टम सिक्योर रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कवर करते हैं यूनिट 2 में, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देन आते हैं यूनिट 3 में। इसमें आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानते हैं, है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नाम तो सभी ने सुना होगा, एमएस ऑफिस पैकेज का एक सॉफ्टवेयर है, एक मॉड्यूल है एमएस वर्ड। और इसमें हम चीज़ें इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, पेजेस क्रिएट करते हैं और कंटेंट को क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखिए, एमएस वर्ड के क्या क्या फीचर्स हैं इनके बारे में स्टडी करना होगा। देन हाइपरलिंक क्या है, इसके बारे में आप जानेंगे। आप किसी भी एक आइकन पे क्लिक करते हैं या टेक्स्ट पर ही क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज ओपन हो जाता है, ये कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। सिंबल्स पढ़ेंगे आप, स्पेलिंग चेकिंग कैसे होता है, ट्रैक चेंजेस, टेबल ऑफ कंटेंट, न्यूज़पेपर कॉलम, इमेजेस फ्रॉम फाइल्स एंड फ्लिपकार्ट, ड्राइंग टूल बार एंड वर्ड आर्ट, फॉर्मेटिंग इमेजेस, टेक्स्ट बॉक्सेस, पैराग्राफ्स एंड मेल मर्ज इन वर्ड, यूजिंग वर्ड टू क्रिएट प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट, न्यूज़लेटर, रेज्यूम। देखिए फिलहाल तो इसके बारे में बता पाना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होगा क्योंकि ये सब कुछ आप विजुलाइज करते हैं, है ना। ये हम लोग प्रैक्टिकली इस पे वर्क करेंगे, मैं आपको बताऊंगा और उसे प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी, तो वहां पर आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी कि वर्ड आर्ट क्या है, इसका क्या रोल है, कैसे हम इमेजेस को फॉर्मेट करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्सेस को कैसे ऐड करते हैं और इसकी क्या जरूरत है, पैराग्राफ या पेजेस को स्प्लिट करना, ये सारी चीजें हमें कैसे करना होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, ओके। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है एमएस वर्ड के बारे में। और फिर अगला आता है लेटेक्स, ठीक है। देखिए लेटेक्स भी एक इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है आपका और इसमें भी आप पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे कि किस तरीके से हम लेटेक्स के थ्रू वर्ड्स और वर्ड को और बॉर्डर्स क्रिएट करते हैं, कलर्स चेंजेस कर सकते हैं, हेडर या फुटर ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपका ये पूरा प्रैक्टिकल है, इसको आप थॉरोली एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी इसके बारे में मैंने आपसे बताया कि अभी मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली जब आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ओके। तो लेटेक्स होता है कवर आपका 4th यूनिट में। देन 5th यूनिट में आइए जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। ये भी एक बड़ा ही पावरफुल टूल है देखिए एमएस ऑफिस का, जिसमें कि हम
कैलकुलेशंस और पाई ग्राफ और चार्ट, ये सारी चीज़ें डिराइव करते हैं, डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, उसमें कंडीशंस लगाते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स अप्लाई करते हैं, है ना। थोड़ा सा इसमें कोडिंग भी टच होता है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये भी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा, और ये भी हम लोग प्रैक्टिकली ही करेंगे, ठीक है। तो एक बार रीड कर लेते हैं, क्या क्या समझेंगे आप एक्सेल के फीचर्स, एक्सेल पर कैसे आप फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, फंक्शंस क्या हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है जो मैंने अभी आपको बताया कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स को हम अप्लाई करते हैं, देन चार्ट्स, हाइपरलिंकिंग, रीनेमिंग एंड इंसर्टिंग वर्कशीट्स, डेटा एनालिसिस फंक्शंस, क्रिएटिंग अ शेड्यूलर कैसे क्रिएट करेंगे, सेल क्या होता है, सेल को कैसे फॉर्मेट करेंगे, समेशंस कैसे अप्लाई करते हैं, ऑटोफिल कैसे जनरेट होता है, और जीपीए कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब क्या है जीपीए, कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है। तो जब हम इस यूनिट को कवर करेंगे तो हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, ओके। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है आपका 5th यूनिट में। देन लास्ट यूनिट आता है 6th यूनिट है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ओके। जैसे हमने कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, हमें कोई पैराग्राफ या किसी का स्पीच है जो हमें अपने कंप्यूटर में स्टोर करना है, तो हमने टाइप करके उसको एमएस वर्ड में स्टोर कर दिया। पर जहां पर बात आती है प्रेजेंटेशन की, कि हम कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, हम उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो वहां पर हम लोग स्लाइड्स का यूज करते हैं और अपने कंटेंट को और ज्यादा बेहतर रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? थ्रू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। इसमें देखिए कंटेंट बहुत कम है, पर ये मत समझिए कि बहुत थोड़ा है, बहुत वाइड है ये भी। जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो आप समझेंगे, इसमें आप बहुत सारी गुंजाइशें हैं जो आप कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या पढ़ रहे हैं आप, पावर पॉइंट के क्या क्या फीचर्स हैं, इमेजेस को कैसे इंसर्ट करते हैं, स्लाइड्स को कैसे ट्रांजिशन करते हैं, कस्टम एनिमेशंस और हाइपरलिंक्स के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस सब्जेक्ट में खास बात यह है कि इसमें आप हार्डवेयर का पार्ट टच करते हैं, ठीक है। हार्डवेयर का पार्ट टच करने का मतलब है कि आप इंटरनली जो प्रोसेसिंग है कंप्यूटर सिस्टम का, आप उसके बारे में जानना शुरू कर देते हैं और वहां से इंटरेस्ट जनरेट होता है, ठीक है। अभी आज हम लोग पहला टॉपिक जो कवर करेंगे वो पेरिफेरल्स कवर करेंगे, और उसको जब डिस्कस करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, ऐसे तो रैम के बारे में आप जानते हैं, पर वही बताया ना कि इंटरनली कैसे वो प्रोसेस होगा, वो चीज़ों को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। अब प्रोसेसर है, प्रोसेसर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, सारे आपके प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है, कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है, पर वो कैसे करता है, कंट्रोल सिग्नल्स का क्या मतलब है, कब किस डिवाइस से इनपुट लेना है, ये प्रोसेसर को पता है ना। और क्या कैलकुलेशंस करने हैं, बड़े से बड़े कैलकुलेशंस को विद इन अ सेक्शन ऑफ सेकेंड्स वो उसको कैलकुलेट कर देता है। तो जब आप इसको वर्किंग को समझते हैं ना, तो इंटरेस्ट बहुत डेवलप होता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा इसमें, और सुनिएगा भी, ताकि आपको मेमोराइज करने में कोई दिक्कत ना हो। और दूसरी बात ये कि हार्डवेयर के टच में तो आप रहते ही हैं, साथ ही साथ आप देखिए कि 3rd यूनिट से आपका सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाता है ना। 2nd यूनिट में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, पर 3rd यूनिट से आपका सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम लोग लेटेक्स और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। और देखें, इनको पढ़ाने का पर्पस ये है कि ये मार्केट में इनकी डिमांड भी है, ठीक है। पर डिमांड अगर साइड में कर दें तो भी, जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है जिसमें आप फॉर्मूलेस को अप्लाई करते हैं और लॉजिकली कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, तो आपका दिमाग थोड़ा ओपन हो जाता है। और फिर उससे जो इन्हेंस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं, मैटलैब वगैरह है या ऑटोकैड वगैरह है, जब आप उन पर कोडिंग अप्लाई करते हैं तो आपको काफ़ी सहूलियत मिलता है ना। तो केवल इस सब्जेक्ट को इस दायरे में ना रखें कि हाँ केवल हमें इतना कंटेंट पढ़ना है या केवल मार्क्स अच्छे लाने हैं, केवल इतना ना रखिए, बल्कि इसको ऐसे भी रखें कि अगर उससे इन्हेंस्ड भी आप अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हैं तो ये नॉलेज काम आनी चाहिए, ठीक है। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है पेरिफेरल्स डिवाइसेस, ओके। तो देखें, अगर आपसे इन जनरल पूछा जाए कि कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, तो अगर रफली बात करी जाए तो कंप्यूटर में हार्डवेयर हमको देखने को मिलता है और सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है। ये दो चीज़ें हैं। हार्डवेयर वो सभी कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के जो हम देख सकते हैं,
और जिन्हें हम देख सकते हैं उन्हें हम छू भी सकते हैं, दे कैन बी सीन एज वेल एज दे कैन बी टच्ड, तो उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। और हार्डवेयर ही एक्चुअल में किसी टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे प्रिंटर है, प्रिंट करेगा, तो प्रिंटर क्या है, हमारा हार्डवेयर है। अगर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन सेंड करना है, आप टाइप करना चाह रहे हैं, तो हमें कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगी। कीबोर्ड क्या है, हार्डवेयर है। जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है वो भी हार्डवेयर है। एक्चुअल में जो टास्क को परफॉर्म करता है वो हार्डवेयर होता है, लेकिन हार्डवेयर टास्क को करेगा कैसे, ये समझाने वाला कोई तो होना चाहिए। तो वो जो पार्ट है वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी के अंदर फिंगर्स देखिए, हैंड है, लेग, आईज, ईयर्स, और ये सभी वर्किंग में है। ठीक है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इन सबको सिग्नल मिल रहा है हमारे ब्रेन से, इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि हमें किस तरीके से काम करना है। अब क्या लिखना है बोर्ड पर, ये इंस्ट्रक्शन ब्रेन देता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपके फिंगर्स वर्क करते हैं। तो फर्क समझिए, ये फिंगर्स हमारे हार्डवेयर हो गए, लेकिन ये एग्जैक्टली कैसे वर्क करेगा ये हमारा सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है, जो कि हमारा ब्रेन है। तो ठीक वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी है, कोई भी एक हार्डवेयर है, पर वो हार्डवेयर कैसे वर्क करेगा वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू उस हार्डवेयर को समझाया जाता है, जो कि हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है ना। तो रफली अगर देखा जाए तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, और हार्डवेयर में भी हमारे पास इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस होते हैं, प्रोसेसर आता है, मेमोरी आता है, ये सारी चीज़ें आती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी आते हैं। और सॉफ्टवेयर में अपने पास कैटेगराइज होते हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, इन सब के बारे में बात करेंगे। पर अभी इनको बताने का पर्पस ये है कि जो पेरिफेरल डिवाइस है ये आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट से ही निकला है। ठीक है, और ये थोड़ा सा अलग इसलिए हो जाता है अलग डिवाइसेस से, क्योंकि देखिए पढ़ते हैं फिर ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। पेरिफेरल डिवाइस है क्या? अ पेरिफेरल डिवाइस इज अ डिवाइस ये तो जाहिर है, ये तो लिखने की जरूरत भी नहीं थी, हालांकि ये क्या है, एक डिवाइस है दैट इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम। वो कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होना चाहिए, बट लेकिन इज नॉट पार्ट ऑफ द कोर कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये क्या है, पहली चीज तो आपके कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होना चाहिए, और जो आपका कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर है, कोर कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, उसका पार्ट नहीं है ये। ठीक है, जैसे कि आपका प्रोसेसर है, प्रोसेसर इंटरनली रजिस्टर्स ये सब कैसे वर्क कर रहे हैं। रजिस्टर क्या है, आपके कंप्यूटर का इंटरनल मेमोरी है, मेमोरी वो भी है, लेकिन हम उसको पेरिफेरल की कैटेगरी में नहीं रखते हैं क्योंकि वो कोर आर्किटेक्चर को बिलोंग करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, पेरिफेरल्स रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम or write in the memory unit on receiving a command from the CPU. They are considered to be a part of the total computer system. इसका क्या मतलब है कि जो पेरिफेरल्स होते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस जो होते हैं, वो रीड करेंगे इंफॉर्मेशन को कहां से, मेमोरी से, या फिर राइट करेंगे इंफॉर्मेशन को कहां पर, मेमोरी में। कैसे, वो रिसीव करते हैं कमांड, किससे, सीपीयू से, कि उन्हें कब डेटा रीड करना है और कब डेटा राइट करना है, किसको, पेरिफेरल डिवाइसेस को। ठीक है, कहां रीड या राइट करना है, मेमोरी में, और कब करना है, जब आपका सीपीयू कोई कमांड भेजता है, उसको कोई सिग्नल जनरेट करता है। ठीक है, दे आर कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ टोटल कंप्यूटर सिस्टम। ओके, ठीक है। A peripheral device is defined as a device that provides input-output functions for a computer and serves as an auxiliary computer device without computing intensive functionality. ठीक है, देखिए यहां पर भी बात वही कही गई है, बस एक बात जोड़ दी गई है। देखिए बात वही है कि जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट फंक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर कंप्यूटर सिस्टम को इंफॉर्मेशन देना है तो कैसे देंगे, ऐसे हवा में तो देंगे नहीं, कोई डिवाइस की जरूरत पड़ेगा हमको। तो हम जिस डिवाइस का यूज कर रहे हैं वो इनपुट डिवाइस है। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम से कोई डेटा फेच कर रहे हैं तो भी हमें किसी ना किसी डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जो डेटा को फेच करे। तो वो आउटपुट फंक्शंस की कैटेगरी में आप रख सकते हैं, या वो आउटपुट डिवाइस है आपका, और वही आपका पेरिफेरल डिवाइस भी है फॉर अ कंप्यूटर के लिए, and serves as an auxiliary computer device without computing intensive functionality। और यहां पर
जो भी आपका कंप्यूटिंग इंटेंसिव फंक्शनैलिटी है, यानी कि देखिए आपने कहा 2+2 है ना, 2+2 4 होता है। अब इतना कहने में कितनी चीजें इसमें हुई हैं। 2 पहला इनपुट, 2 दूसरा इनपुट, 2 इनपुट दे दिए हमने। अब यहां पर पेरिफेरल डिवाइसेस का रोल है 2 और 2 भेज देना, मेमोरी में स्टोर हो गया। अब 2 और 2 को ऐड करना है, यानी कि उस पर कंप्यूटेशनल एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। अब इससे कोई मतलब नहीं है पेरिफेरल डिवाइस को। अब ये इंटरनली वर्क होगा, ये कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है कि अब वो 2 और 2 को कैसे ऐड करेगा, और वहां पर पेरिफेरल का कोई रोल नहीं है। तो वही बात यहां पर कही गई है कि सर्व्स एज एन ऑक्सिलरी कंप्यूटर डिवाइस विदाउट कंप्यूटिंग इंटेंसिव फंक्शनैलिटी। ठीक है, अ पेरिफेरल डिवाइस इज ऑल्सो कॉल्ड अ पेरिफेरल, कंप्यूटर पेरिफेरल, इनपुट आउटपुट डिवाइस और आईओ डिवाइस। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप पेरिफेरल पढ़ के जाएं, वो आपसे कंप्यूटर पेरिफेरल या इनपुट आउटपुट डिवाइस पूछ ले और आप समझे कि हमको नहीं आता है। तो पेरिफेरल डिवाइसेस को हम इन सभी नामों से जानते हैं। ओके, अब क्लासिफिकेशन क्या है पेरिफेरल डिवाइसेस के, ये तो ऑब्वियस ही बात है। जो क्लासिफिकेशन होंगे उसमें इनपुट डिवाइस होगा, आउटपुट डिवाइस होगा, ये तो हमको पता ही है। अब इतना तो समझ में आ ही गया है ना कि पेरिफेरल डिवाइस जो कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग को देख रहा है। तो यहाँ पर दो कैटेगरी बन रही है, एक इनपुट डिवाइस और दूसरा आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, देखिए, द इनपुट डिवाइस इज डिफाइंड एज इट कन्वर्ट्स इनकमिंग डेटा and instructions into a pattern of electrical signal in binary code that are comprehensible to a digital computer। ठीक है, यहां पर जो थ्योरी लिखी हुई है इसको समझने के लिए एक बात समझिए और उसके बाद फिर इसी लाइन को पढ़ेंगे, देखिएगा चीजें आसान लगेगा। देखें, जैसे आपके पास कोई एक कंप्यूटर है सपोज करिए, और इस कंप्यूटर को हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं। सपोज करें मैंने लिखा आकाश, हम ये इंस्ट्रक्शन इसको देना चाहते हैं। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है इसका क्या मीनिंग है, ये कंप्यूटर तभी समझ सकता है जब इस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट किया गया हो इसके कंपैटिबल लैंग्वेज में, है ना। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो लो लेवल लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, लो लेवल लैंग्वेज। इसी को हम लोग मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। और मशीन लैंग्वेज में जो भी डेटा होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में ही होता है, जिसको कि हम लोग बाइनरी कोड भी कहते हैं। बाइनरी कोड 0 और 1 का ही पैटर्न बनता है। आपने कहा, मैंने आपसे पूछा कि ये क्या लिखा हुआ है, आपने बता दिया कि 5 लिखा हुआ है, लेकिन कंप्यूटर इसको कैसे समझेगा कि ये 5 है। पहले ये इसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी फॉर्म में और इस पर वर्क करना शुरू करेगा। ठीक है, तो जो आपका इंफॉर्मेशन है, जो ये इंफॉर्मेशन है टेक्स्ट, ये टेक्स्ट हम किसी पेरिफेरल डिवाइस के थ्रू भेजेंगे जो कि इनपुट डिवाइस होगा, इनपुट डिवाइस के थ्रू हम सेंड करेंगे। अब ये जो हमारा इनपुट डिवाइस है ये इसको कन्वर्ट करेगा किस फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में, और फिर किसे भेज देगा, कंप्यूटर को। कंप्यूटर उसे कहाँ स्टोर कर देगा, मेमोरी के अंदर स्टोर कर देगा, है ना। तो अगर देखा जाए तो ये जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जो इनपुट डिवाइस है, ये एक काम और भी कर रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम भेज रहे हैं वो उस इंफॉर्मेशन को इस कंप्यूटर के कंपैटिबल कन्वर्ट करके भेज रहा है। यही तो बात आई यहां पर, है ना। तो इनपुट डिवाइस केवल इंफॉर्मेशन को भेज ही नहीं देता है बल्कि साथ ही साथ उसको कन्वर्ट भी करता है कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि ये जो लैंग्वेज है हमारा, ये किस कैटेगरी में आता है, ये आता है हाई लेवल लैंग्वेज। द लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ह्यूमंस, उनको हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जिसमें कि हम लोग इंग्लिश को ही प्रेफर करते हैं। अब देखिए, ये जानने के बाद अब ये लाइन फिर से पढ़िए, देखिए, द इनपुट डिवाइस इज डिफाइंड एज इट कन्वर्ट्स इनकमिंग डेटा and instructions into a pattern of electrical signals in binary code that are comprehensible to a digital computer। बिल्कुल लाइन क्लियर है आपको। यहां पर जो इनपुट डिवाइस होता है वो कन्वर्ट करता है इनकमिंग डेटा को या इंस्ट्रक्शंस को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैटर्न में जो कि बाइनरी फॉर्म में होता है, और ये कॉम्प्रिहेंसिबल होता है डिजिटल कंप्यूटर को। इट कैन बी अंडरस्टूड बाय डिजिटल कंप्यूटर, क्योंकि वो
उसी की भाषा में कन्वर्ट हो गया है। अब ऐसे कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं जो इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं? तो इसमें आता है जैसे कि, हालांकि इनके अलावा और भी हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है। तो इन चारों का जिनका नाम लिखा हुआ है, इनमें दो प्रॉपर्टी तो अप्लाई हो गई है तुरंत इनपुट डिवाइस बनाते ही। पहला कि ये सिग्नल या इंस्ट्रक्शन को सेंड करते हैं। किसे सेंड करेंगे? कंप्यूटर को। और दूसरा, ये कन्वर्जन भी करते हैं ना। अब जैसे यहां पर आपका माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन का रोल क्या है? माइक्रोफोन आपके वॉइस मैसेज को रीड करता है ना, और उसे सेंड कर देता है। अब वॉइस मैसेज को रीड करना अलग चीज है, उसे कन्वर्ट करना बाइनरी फॉर्म में ये अलग चीज है, और ये दोनों ही चीजों को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो दोनों ही प्रॉपर्टी इन सभी डिवाइसेस पर अप्लाई हो जाती है जो कि इनपुट डिवाइस हैं। आइए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कीबोर्ड क्या है? अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस दैट अलाउज यूजर्स टू एंटर टेक्स्ट एंड कमांड्स इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। इसके बारे में तो बच्चा भी जानता है। कीबोर्ड का क्या काम है कि हम टेक्स्ट और कमांड्स को एंटर कर सकते हैं कीबोर्ड के थ्रू। माउस क्या है? अ माउस इज एन इनपुट डिवाइस दैट अलाउज यूजर्स टू कंट्रोल द कर्सर ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, है ना। कंप्यूटर के जो कर्सर है उसको कंट्रोल करता है हमारा माउस। हम एट अ पर्टिकुलर टाइम किसी भी लोकेशन से किसी भी लोकेशन पर जा सकते हैं पूरे स्क्रीन में बाय यूजिंग माउस। स्कैनर क्या है? अ स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस दैट अलाउज यूजर्स टू कन्वर्ट फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस इनटू डिजिटल फाइल्स। स्कैनर का भी आपने नाम सुना होगा। स्कैनर्स के थ्रू हम क्या करते हैं? जो भी हमारा फिजिकल डॉक्यूमेंट है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और कंप्यूटर सिस्टम को भेज देते हैं। ये जो भेजने वाला काम है यही इसको इनपुट डिवाइस बना रहा है। माइक्रोफोन, अ माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस दैट अलाउज यूजर्स टू रिकॉर्ड ऑडियो। ठीक है, अब केवल रिकॉर्ड ऑडियो ही नहीं है, उसको बाइनरी फॉर्म में भी कन्वर्ट करना, विच शुड बी कॉम्प्रिहेंसिबल टू अ डिजिटल कंप्यूटर। This task is also performed by all these devices. Okay? तो ये होता है हमारा इनपुट डिवाइस, जो कि क्या है? क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं पेरिफेरल्स का, या ये कहा जाए कंपोनेंट्स, है ना, या टाइप्स ऑफ पेरिफेरल्स। तो आप इनके बारे में बता सकते हैं। पहला है इनपुट डिवाइस और दूसरा है अपने पास आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्या है? इसी का रेसिप्रोकल है। एन आउटपुट डिवाइस इज जनरली द रिवर्स of the input process and generally translates the digitized signals into a form intelligible to the user. The output device is also performed for sending data from one computer system to another computer system. ठीक है, देखिए इस लाइन को फिर से पढ़ेंगे एक बार। फिर से यहां पर आ जाइए। यहां पे क्या पढ़ा था हमने? इनपुट डिवाइस के बारे में। ठीक है, इनपुट डिवाइस। अब मान लीजिए कंप्यूटर के पास कोई डेटा है ना, और वो जो इंफॉर्मेशन है वो यूजर रीड करना चाहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूजर क्या करेगा? कमांड देगा, उसके अकॉर्डिंग डेटा फेच होगा और हमें दिख जाएगा। जहां पर हम उसको विजुलाइज कर रहे हैं वही हमारा आउटपुट डिवाइस है। जहां पर हम उसको विजुलाइज कर रहे हैं वो हमारा आउटपुट डिवाइस है। अब आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहे हैं या टीवी पर देख रहे हैं जो कुछ भी, तो उसका पर्पस क्या है? वो शो कर रहा है, आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसका तरीका है। ठीक है, तो विजुलाइज जहां पर हो रहा है वही आपका आउटपुट डिवाइस कहला रहा है। अब देखिए जो भी डेटा है हमारा, इसने एज इट इज भेज दिया। ठीक है, एज इट इज डेटा इसने यहां पर भेज दिया, तो हमको कुछ समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर जो भी डेटा है हमारा वो किस फॉर्म में है? लो लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में है, यानी कि 0 और 1 के पैटर्न पे है, तो उससे तो हम कुछ समझने से रहे। तो जो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है वो कंपैटिबल करता है जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसके पास यूजर के अकॉर्डिंग। ठीक है, यूजर के अकॉर्डिंग। अब हमने साउंड जो है वो स्टोर कर रखा है, वो भी जो साउंड स्टोर हो रहा है वो डिजिटली फॉर्म में स्टोर्ड है, और जब हम स्पीकर पर वही गाने सुनते हैं तो वो डिजिटली नहीं होता। ठीक है, वो साउंड में कन्वर्ट होता है पहले, और फिर स्पीकर्स का काम क्या है? यहाँ पर देखिए स्पीकर्स का काम क्या है? जो भी डिजिटल डेटा आ रहा है उसको वॉइस में कन्वर्ट करना। तो जो आउटपुट डिवाइस होता है, स्पीकर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है, उसका काम बिल्कुल वैसे ही है जैसे इनपुट डिवाइस में हमने देखा था कि डेटा सेंड करना और फिर
डेटा को कन्वर्ट करना, ठीक वैसे ही ये भी जो डेटा को रिसीव करेगा उसको भी कन्वर्ट करेगा और किसके कंपैटिबल, यूजर के कंपैटिबल करेगा। ठीक है, यहां पर समझ गए हैं आप। मुझे नहीं लगता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस के इनका प्रोसेस है कैसे होता है उसमें कोई डाउट है आपको। ठीक है, तो एक तो डेटा सेंड करना या डेटा रिसीव करना प्लस उसको कंपैटिबल करना जहां पर भी डेटा शो हो रहा है या जहां पर भी डेटा स्टोर हो रहा है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का काम है। अब देखिए आउटपुट डिवाइस में जो एग्जाम्पल में है मॉनिटर, हेडफोन और प्रिंटर। ठीक है, अब पीछे जो समझा है उसको समझने के बाद एक बार इस लाइन को और पढ़ लेते हैं। देखिए, एन इनपुट डिवाइस इज जनरली द रिवर्स ऑफ द इनपुट प्रोसेस। ठीक है, ये तो हमें दिख गया। एंड जनरली ट्रांसलेट द डिजिटाइज्ड सिग्नल्स इनटू अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजिबल टू द यूजर। देखिए, ट्रांसलेट करता है डिजिटाइज सिग्नल को किस फॉर्म में, जो कि यूजर के कॉम्प्रिहेंसिबल है या यूजर के कंपैटिबल है। ठीक है, ताकि यूजर उसको अंडरस्टैंड कर सके। ओके, बस इतनी सी बात है। द आउटपुट डिवाइस इज ऑल्सो परफॉर्म फॉर सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर। ओके, अब देखिए इसमें क्या क्या है। जैसे मॉनिटर है, मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्लेज विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, ये तो हर कोई जानता है, मॉनिटर का यही काम है, डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन को। प्रिंटर का क्या काम है, ये आउटपुट डिवाइस है जो कि प्रोड्यूस करता है फिजिकल कॉपीज किसी भी डॉक्यूमेंट का या इमेज का। ये डॉक्यूमेंट और इमेज किस फॉर्म में होंगे, डिजिटल फॉर्म में होंगे। उस डिजिटल फॉर्म को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, फिजिकल कॉपीज के फॉर्म में। कौन कन्वर्ट करेगा, प्रिंटर। और क्योंकि डेटा ले रहा है इसीलिए किस कैटेगरी में है, आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में है। ओके, स्पीकर क्या है, अ स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस ऑडियो। ओके, फिर देखिए तीसरा आता है, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पेरिफेरल डिवाइस, जिसको हम लोग स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। ठीक है, यहां पर स्टोरेज डिवाइस क्या है। स्टोरेज डिवाइस को देखिए समझने से पहले जरा एक बात का जवाब दीजिए। जैसे सपोज करें अगर आपके ब्रेन की स्टोरिंग जो इसकी क्षमता है, अगर स्टोरिंग क्षमता उसकी कम हो जाए या ना के बराबर हो जाए सपोज करें, तो देखिए कितनी बड़ी दिक्कत आएगी। अगर आपका ब्रेन कुछ भी स्टोर ना कर सकता होता तो इसका मतलब है कि जिस मोमेंट पर मैंने आपको कोई इंफॉर्मेशन दिया है उस मोमेंट के गुजर जाने के बाद आपको कुछ भी याद नहीं रहता। यही तो मतलब है। अब आपसे मैंने कहा कि 5 पहला नंबर है और दूसरा नंबर 7 है। ये दो नंबर मैंने आपको बता दिए, इनका क्या करना है मैंने आपको नहीं बताया। और फिर 1 घंटे बाद मैंने आपसे कहा कि वो जो दो नंबर मैंने तुमको बताए थे 1 घंटे पहले, वो उन दोनों नंबर्स का सम क्या आएगा, तो आपने बता दिया 7 + 5 12। मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, 35 आएगा, है ना। अब आप उस पर परफॉर्म कर सकते हैं कैलकुलेशंस या कोई भी ऑपरेशन, क्योंकि आपके ब्रेन की ये क्षमता है कि वो डेटा को स्टोर कर सकता है ना। और एक रिपोर्ट के मुताबिक कि अगर आप 200 साल तक वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहें लगातार, तो जितना स्पेस जनरेट होगा आपका ब्रेन उससे भी कहीं ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी रखता है ना, आपके डेटा को स्टोर करने के लिए। तो ब्रेन की जो कैपेसिटी है उसके आगे तो ये सब पढ़ना, ये सब बिल्कुल ना मात्र बराबर है। ठीक है ना, ब्रेन की जो खासियत है वो खासियत आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओके, तो मैं बात कर रहा था स्टोरेज का। आपका ब्रेन भी स्टोर करता है और यहां पर भी स्टोरेज डिवाइस की हमको जरूरत पड़ी है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं क्या, स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर डेटा इन द सिस्टम विच इज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन इन द सिस्टम। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस क्या किस काम में आते हैं, इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा। ये जो डेटा स्टोर करेगा ये किस फॉर्म में होगा, ये बाइनरी फॉर्म में होगा या डिजिटल डेटा होगा। ठीक है, इन द सिस्टम विच इज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन इन द सिस्टम, जो कि जरूरी होता है किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। इंफॉर्मेशन ही तो चाहिए, उसी पे तो वर्क करेगा कंप्यूटर, और वो कहां पर स्टोर होगा, मेमोरी के अंदर। द स्टोरेज डिवाइस इज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड डिवाइस एंड ऑल्सो प्रोवाइड बेटर कंपैटिबिलिटी। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल में हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, फ्लैश मेमोरी है। जितने भी मेमोरी हैं इन सब का पर्पस यही है कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और जब जिस इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये मेमोरी का काम है। जितने भी मेमोरी हैं, बस हर मेमोरी के अपने अलग अलग फीचर्स होते हैं, हर मेमोरी के अपने अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं जो इनको कैटेगराइज कर देता है। अब यहां पर देखें सारी मेमोरी है, सब डेटा को स्टोर करेंगे, पर फिर क्यों इनको डिवाइड किया गया है,
on the basis of their category, on the basis of their application, their specification, their properties, their characteristics, आप जो भी कह लें, उनके बेसिस पर हम इनको डिवाइड करते हैं। अब हार्ड ड्राइव क्या है? A hard drive is a storage device that stores data and files on a computer system. हार्ड ड्राइव जो है वो स्टोरेज डिवाइस है जो कि डेटा या फाइल्स को स्टोर करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ठीक है, समझ गए? यूएसबी ड्राइव क्या है? A USB drive is a small portable storage device that connects to a computer system to provide additional storage space. ठीक है, अब आपके मोबाइल फोन में 128 गीगाबाइट इतना है केवल कैपेसिटी। अब उससे ज्यादा अगर डेटा उसमें स्टोर हो रहा है तो वो रिप्लेस करने की बात करेगा या क्लीन अप करने की बात करेगा मेमोरी को, ताकि उसे स्पेस अवेलेबल हो जाए। ऐसे में हम क्या करेंगे, एक नया डिवाइस लेंगे, उसको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे या अपने फ़ोन से कनेक्ट करेंगे और जो भी डेटा है हम उसको वहाँ पर रख देंगे। तो ये किस काम में आ रहा है कि जब हमें एडिशनल स्टोरेज स्पेस की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो ऐसे डिवाइसेस को हम लोग यूएसबी ड्राइव कहते हैं। इसका भी पर्पस वही है, डेटा को स्टोर करना। मेमोरी कार्ड आप यूज करते ही हैं। मेमोरी कार्ड भी क्या है? एक स्मॉल पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है दैट इज कॉमनली यूज्ड इन डिजिटल कैमराज एंड स्मार्टफोन्स। ओके, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव क्या है? देखिए, ये आपका हार्ड ड्राइव इंटरनल है और यहाँ पर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है। इंटरनल हार्ड ड्राइव अगर फुल है तो हम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव कनेक्ट करके और उसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम है, वही देखिए, एडिशनल स्टोरेज स्पेस के लिए हम लोग एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का यूज करते हैं। क्लियर है? तो ये है हमारा। अब क्लासिफिकेशन में ही चौथा जो पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ठीक है, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर जरा ठहरते हैं और देखिए, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा जाना था, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, और पेरिफेरल डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और ऐसे में हमने पढ़ा कि जो क्लासिफिकेशन है पेरिफेरल्स के, उसमें पहला आता है इनपुट डिवाइस, दूसरा आता है आउटपुट डिवाइस, तीसरा आता है मेमोरी जो डेटा को स्टोर करता है, और चौथा आ रहा है कम्युनिकेशन। ठीक है, यहां पर जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होगा तो यहां पर भी डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होता है ना। बिना डिवाइस के हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, जिसमें हब भी आएंगे, राउटर भी आएंगे, मॉडेम आएगा, नेटवर्क कार्ड आएगा, और इन सब का पर्पस सेम है कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होना है। तो स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स को हम आपस में कनेक्ट करते हैं ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें, डेटा को या तो सेंड कर सकें या डेटा को रिसीव कर सकें। ठीक है, तो देखिए, कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर यूज्ड टू connect a computer system to other device or networks. Example of communication devices include, पहला मॉडम। मॉडम है डिवाइस जो कि क्या करेगा? कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा। मॉडम का क्या काम है? A modem is a communication device that allows a computer system to connect to the internet. अगर आप इंटरनेट से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहते हैं तो वहां पर हमें जरूरत पड़ती है मॉडम की। ठीक है, लैपटॉप वगैरह में ये इंटरनली इनबिल्ट होता है मॉडम्स वगैरह, पर इनका पर्पस वही है, इंटरनेट से कनेक्ट करना आपके कंप्यूटर सिस्टम को। नेटवर्क कार्ड क्या है? अ नेटवर्क कार्ड इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस दैट अलाउज अ कंप्यूटर सिस्टम टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए आपको नेटवर्क कार्ड की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर नेटवर्क तो हमारा इंटरनेट भी है और उससे भी हम कनेक्ट कर रहे हैं और नेटवर्क कार्ड से भी कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ दोनों में फर्क हमको कहाँ पर मिलेगा? देखिए, जो नेटवर्क है ये आपके कई कैटेगरी में है। नेटवर्क हमारा लैन हो सकता है, लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो सकता है, और वाइड एरिया नेटवर्क हो सकता है जिसमें कि आपका इंटरनेट आता है। तो जब आप स्पेशली इसकी बात करते हैं तो वहां पर हमें मॉडेम चाहिए, और आप किसी भी नेटवर्क से अगर कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमें नेटवर्क कार्ड चाहिए। ठीक है, राउटर कहने का ये मतलब है कि नेटवर्क कार्ड की रिक्वायरमेंट है अगर आप किसी भी नेटवर्क से जुड़ना चाहते हैं तो, और मॉडेम की रिक्वायरमेंट है अगर आप केवल इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहते हैं तो। ठीक है, राउटर क्या होते हैं? अ राउटर इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस दैट अलाउज मल्टीपल डिवाइसेस टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क। राउटर का क्या काम होता है कि ये ऐसा कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है कंप्यूटर के अंदर। कैसे राउटर कैसे कनेक्ट करता है? देखिए, जैसे मान लीजिए
आपके पास एक ये कंप्यूटर है और ये कोई दूसरा कंप्यूटर है, किसी और लोकेशन पर है, इसने कोई पैकेट सेंड किया, ठीक है, और वो पैकेट इस तरीके से कई सारे राउटर्स पर पहुंचते पहुंचते और फिर आपके डिवाइसेस पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो राउटर्स का यहां पर जो काम है, पहला चीज वो देखिए, एक रूट बिल्ड हो जाता है। दूसरी बात, अगर सिग्नल वीक हो रहा है तो राउटर उसको इनहेंस कर देता है, ठीक है, ताकि कोई भी डिस्टॉर्शन ना आने पाए हमारे डेटा के अंदर, है ना। ये सारे काम है जो कि इसमें लिखे नहीं हुए हैं, पर इनको जाने रखिए, राउटर्स के ये सारे काम है। पर पर्पस ये है कि ये भी कम्युनिकेशन में ही यूज होता है, कई सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के काम में आता है। तो अगर इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो हमें वहां पर मॉडेम की जरूरत पड़ती है। किसी भी नेटवर्क से अगर आप अपने डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमें नेटवर्क कार्ड की जरूरत पड़ती है। अगर मल्टीपल कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, डिवाइसेस को, तो वहां पर हम लोग राउटर का यूज करते हैं। और इन तीन के साथ आपका कम्युनिकेशन डिवाइस यहाँ पर फिनिश होता है। अब आइए एडवांटेजेस क्या हैं पेरिफेरल डिवाइसेस के, और मेरे ख्याल में इसको पढ़ने से पहले एडवांटेज आपके दिमाग में आ ही जाना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए पेरिफेरल डिवाइसेस को हटा दिया जाए, किसी भी चीज का एडवांटेज अगर समझना है तो उसको हटा दीजिए, उसको पिक्चर से बाहर कर दीजिए, एडवांटेज समझ में आ जाएगा, ठीक है। यूँ तो हमें शिकायतें सबसे रहती हैं, कई बार हमें अपने पिता से भी शिकायत होती है, अपने रिलेशंस में भी शिकायत होती है ना। पर एक बार उस चीज को हटा करके देखिए, पिक्चर से हटा करके देखें, और फिर जो ट्रबल आप झेलेंगे वो तय करता है कि उस बंदे की या उस पर्सन की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जब तक वो पिक्चर में है तब तक हमको नहीं समझ में आता है। तो यहां पर भी किसी की भी इंपॉर्टेंस समझनी है तो उसको हटाइए और फिर देखिए कि क्या फर्क पड़ता है। तो पेरिफेरल डिवाइसेस अगर हैं तो हमें क्या एडवांटेजेस मिल रहा है। पहला, इट इज हेल्पफुल फॉर टेकिंग इनपुट वेरी इजीली, ठीक है। अगर हमें इनपुट देना है तो हम पेरिफेरल डिवाइसेस के थ्रू इजीली इनपुट दे सकते हैं, चाहे वो हम कीबोर्ड के थ्रू दें, चाहे माउस के थ्रू दें, चाहे स्कैनर के थ्रू दें, चाहे माइक्रोफोन के थ्रू दें। ये सभी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जो कि इनपुट का काम कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो प्रोवाइड अ स्पेसिफिक आउटपुट, और ठीक उसी क्रम में आप समझें कि आउटपुट के लिए डेटा को, इंस्ट्रक्शन को फेच करता है डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम से, और हमें रिप्रेजेंट करता है हमारी ही लैंग्वेज में, ताकि वो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये आता है हमारा दूसरा फीचर। तीसरा क्या है, इट हैज अ स्टोरेज डिवाइस फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन और डेटा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ब्रेन का एग्जाम्पल इसीलिए दिया था कि अगर ब्रेन की स्टोर करने की क्षमता चली जाए तो फिर कुछ भी याद नहीं। जिस पल मैंने बोला वो आपको पता, जैसे ही वो बात गई आपको कुछ समझ नहीं आया, है ना। ये स्टोरेज है जो हमें लगातार अपडेट करते रहते हैं खुद को, ठीक है। तो स्टोरेज के लिए भी हमारा पेरिफेरल डिवाइसेस वर्क करता है। इट ऑल्सो इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, ठीक है। कैसे बढ़ जाएगी सिस्टम की एफिशिएंसी? हम प्रॉपरली इनपुट दे सकते हैं, जब हम चाहे तब हम आउटपुट देख सकते हैं। हम मल्टीपल डेटा को, अलग अलग फॉर्मेट के डेटा को मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम किसी भी एक डिवाइस के कंटेंट को किसी और डिवाइस को सेंड कर सकते हैं, या वहां से डेटा को रिसीव कर सकते हैं। और ये सारी जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं ये सब हो रही हैं पेरिफेरल डिवाइसेस के थ्रू, ठीक है। तो इनके बड़े ही इम्पोर्टेंसेस हैं। और अब समझिए यहां पर थोड़ा सा कि एक कॉन्सेप्ट समझिए, और मेरे ख्याल में अब ये कॉन्सेप्ट आपको आसान लगेगा समझना। देखिए, एक तरफ अपने पास रैम है, ठीक है, और यहां पर मान लीजिए कोई अपने पास एक इंटरनल मेमोरी है जो कि हार्ड डिस्क है। अब तो एसएसडी भी यूज होते हैं, ठीक है। ये इंटरनल मेमोरी है हमारा, और ये अपने पास रैम है। और जितना भी डेटा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में है वो कहां पर है, वो रैम में है कि हार्ड डिस्क में है ना। जो भी हमारा जो भी डेटा है हमारे कंप्यूटर में, चाहे इमेजेस हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, अदर सॉफ्टवेयर्स हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या कोई डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी हो, किसी भी फॉर्मेट का हो, वो सारा डेटा स्टोर कहाँ होता है, इंटरनल मेमोरी में या रैम में?
वो डेटा स्टोर होता है आपका इंटरनल मेमोरी में, यानी कि हार्ड डिस्क या एसएसडी में। इसीलिए ऐसे मेमोरी का जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। और दूसरे एंड पर जो हमारा रैम होता है, इसका स्टोरेज कैपेसिटी कम होता है, ठीक है। इसका स्टोरेज कैपेसिटी कम होता है। अब जिसका स्टोरेज ज्यादा होता है, जाहिर सी बात है अगर प्रोसेसिंग की बात करें तो इसका प्रोसेसिंग रेट ज्यादा होगा कि कम, बताइए। इसका प्रोसेसिंग रेट कम होगा, और जिसकी स्टोरेज कम है उसका प्रोसेसिंग रेट ज्यादा होगा। इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए कोई एक क्लासरूम है जिसका स्टोरेज कैपेसिटी है कि वो 20 स्टूडेंट्स को ऑक्यूपाई कर सकता है। अब किसी एक स्टूडेंट से कहा कि काउंट करो कितने स्टूडेंट्स है, वो काउंट कर लेगा 20 स्टूडेंट्स है, क्योंकि उनका स्टोरेज कम है ना, कैपेसिटी कम है। पर अगर कैपेसिटी हम बढ़ा दें, 200 बच्चे बैठे हुए हैं एक क्लासरूम के अंदर, ऐसे में किसी से कहा जाए कि काउंट करो कितने स्टूडेंट्स हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस या उसकी एफिशिएंसी कम होगी कि ज्यादा होगी? एफिशिएंसी हम कैसे मेजर करेंगे, है ना? क्या वो गलत काउंट करेगा या ज्यादा टाइम लेगा? कैसे एफिशिएंसी मेजर करेंगे? यहां पर टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एफिशिएंसी के रूप में, ठीक है। टाइम किसमें ज्यादा लगना है? जहां पर की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पर परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि अगर स्टोरेज ज्यादा है तो प्रोसेसिंग कम हो जाता है, रैम में स्टोरेज कम होता है तो प्रोसेसिंग तेज है। और रैम में प्रोसेसिंग का मतलब ये कुछ काउंट नहीं कर रहा है, ये या तो इंस्ट्रक्शन को रीड कर रहा है या इंस्ट्रक्शन को राइट कर रहा है। ये जो दो टास्क हैं मेमोरी के, यही दो टास्क हैं, या तो इंस्ट्रक्शन को रीड करता है या फिर इंस्ट्रक्शन को राइट करता है। तो ये जो रीड और राइट ऑपरेशन है, ये कितनी तेजी से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये कहलाता है प्रोसेसिंग। और दोनों ही मेमोरी है हमारे पास, हार्ड डिस्क भी मेमोरी है और रैम भी मेमोरी है। अब जो मैंने आपसे बात बताई कि जितना भी डेटा है हमारा, वो सारा डेटा कहां पर है? हार्ड डिस्क के अंदर है। अब सपोज करिए कि हमने एमएस वर्ड पढ़ेंगे हम लोग। एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, ये हमने ओपन किया। जब आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो पहली बात तो वो एप्लीकेशन आपके हार्ड डिस्क के अंदर होना चाहिए, इंस्टॉल्ड होना चाहिए, है ना, मौजूद होना चाहिए। तो एमएस वर्ड की फाइल्स जहां पर भी होंगी वो सब फैच होकर के रैम में आ जाती हैं और रैम में प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और मीनवाइल उसी टाइम पर आपने कोई और अदर सॉफ्टवेयर भी यूज किया, ठीक है। सपोज करिए आपने मीडिया प्लेयर कोई, है ना, बैकएंड पे चल रहा है, जो कि कोई गाने सुन रहे हैं आप, साथ ही साथ पैरेलल में एमएस वर्ड पे कुछ टाइप भी कर रहे हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ आपने इस एप्लीकेशन को भी ओपन किया, तो इस एप्लीकेशन को भी यहां पर होना चाहिए। ये सारी फाइल्स उठ करके कहाँ आ जाएंगे? रैम में आ जाएंगे। तो मान लीजिए रैम में यहां पर डेटा आ गया है, ठीक है, ये आपका मीडिया प्लेयर का डेटा है। इसी समय आपने कुछ और भी काम किया, आपने कुछ डाउनलोडिंग के लिए सॉफ्टवेयर लगा दिया, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर भी कहां होना चाहिए? हार्ड डिस्क में। अब वो भी अपनी जगह ऑक्यूपाई करेगा रैम के अंदर, ठीक है। अब जो अगला आपका टास्क होगा, अब बस यहां पे ये प्रॉब्लम है कि अगला आप जो भी टास्क यहां पर इनिशिएट करेंगे, वो टास्क या वो एप्लीकेशन हार्ड डिस्क के अंदर मौजूद होनी चाहिए, ठीक है, वो तो एक अलग बात है, मौजूद है मान लेते हैं। अब वो फाइल कहां आनी है? रैम में, और रैम में अब हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में जो प्रोसेसर होता है वो वेट करता है कि इनमें से कोई भी एक टास्क कंप्लीट हो, या आप किसी एक एप्लीकेशन को बंद करें और फिर वो उसकी जगह पर अगले डेटा जो कि अब स्टार्ट होना है, उसके इंस्ट्रक्शंस को कॉपी कर सके रैम में, वहां पे स्पेस रिलीज हो सके। या फिर वो आपसे फोर्सफुली कहेगा कि आप किसी एक टास्क को कंप्लीट करें, या तो होल्ड एंड वेट करेगा, या फिर आपसे फोर्सफुली कहेगा किसी एक टास्क को कंप्लीट करिए, या यहां से रिमूव करिए या क्लोज करिए एप्लीकेशन को, ठीक है। तो क्या हम इन तीनों में से अगर हम किसी को भी क्लोज करने की हालत में नहीं है, तो जो हमारा चौथा टास्क है वो वेटिंग में रहेगा, ठीक है। और वेटिंग में जैसे ही आएगा आपका प्रोसेसर, यहां पर उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है। अब यहां पर हमें सिंपली क्या करना है? रैम की कैपेसिटी को बढ़ा देना है, ठीक है।
रैम की कैपेसिटी को बढ़ाने का मतलब कि अब जो अगला टास्क आप दे रहे हैं उससे रिलेटेड फाइल्स अब यहां पर कॉपी हो जाएगा, ठीक है, और अब इस पर काम होना शुरू हो जाएगा। अगर रैम की स्पेस और ज्यादा हो तो जो फायदा मिल रहा है हमको कि एट अ टाइम हम मल्टीपल टास्क पर ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, हम मल्टीपल एप्लीकेशंस पर वर्क कर सकते हैं अगर हमारे पास रैम ज्यादा है। और अगर हमारे पास रैम कम है तो हम एक किसी पर्टिकुलर टाइम पर जस्ट मिनट, है ना, और जब हम मल्टीपल टास्क दे रहे हैं तो वहां पर रैम की क्या साइज है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ये मायने रखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम रैम की स्पेस बढ़ा दें तो बताइए एफिशिएंसी बढ़ेगा या कम होगा? आपके कंप्यूटर सिस्टम का एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए आप जब जाते हैं मोबाइल फोन या कंप्यूटर वगैरह लेने तो वहां पर आप रैम को जरूर चेक करते हैं कि रैम हमको कितना मिल रहा है ना। अब कोई 8 GB दे रहा है, कोई 16 GB दे रहा है तो आप 16 GB प्रिफर करते हैं, ठीक है। पर वहां पर यह भी ध्यान दें कि प्रोसेसर भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, है ना, जो कि मल्टीपल टास्क को डील कर सके, और जो स्पेस अवेलेबिलिटी है वो हम रैम में दे ही रहे हैं। क्लियर है? तो मेरे ख्याल में आप इसका एक आंसर जरूर लिखें, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको बताने का एक रीजन भी है कि हाउ, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाउ बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ रैम परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी of computer can be enhanced। ये कैसे होता है कि हम रैम की अगर साइज बढ़ा देते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर है, समझ गए इतना? अब आज के लेक्चर में आपको जो भी डाउट हुआ हो, है ना, उसको आप पूछिएगा जरूर। और अब आते हैं अगले टॉपिक पर, देखिए, ठीक है। पेरिफेरल खत्म होता है, पेरिफेरल यहां पर एंड हो जाता है, और अब हम लोग समझेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इस ब्लॉक डायग्राम को समझेंगे कि कैसे कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी, इन सब का क्या रोल है, और यहां पर इनपुट और आउटपुट यूनिट का क्या रोल है। ठीक है, और इसको समझेंगे बहुत अच्छे से, देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आप रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरफ इनपुट डिवाइस है, इस इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट को क्यों रखा हुआ है आपने? जो भी इंफॉर्मेशन भेजना है हमें, हम इनपुट डिवाइस के थ्रू भेजेंगे या इनपुट यूनिट के थ्रू भेजेंगे। जो भी हमें आउटपुट पर देखना है, हम उसे आउटपुट यूनिट के थ्रू देखेंगे या फिर आउटपुट डिवाइस के थ्रू देखेंगे। ठीक है, और ये जितना इंटरनली वर्क हो रहा है, ये कौन हैंडल कर रहा है? सीपीयू। इसको हैंडल करने के लिए इतने कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, मेमोरी या स्टोरेज यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इनके क्या रोल हैं वो भी समझेंगे आप। इसके बाद वाले टॉपिक में आप और ज्यादा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि वो पूरा सीपीयू पर ही है। ठीक है, फिलहाल इस डायग्राम में हमको क्या समझाना है, देखिए लिखा क्या है। पहला स्टेप, इनपुट डिवाइसेस। अब इसमें रफली आप ये समझें कि जो इंफॉर्मेशन है वो तो इनपुट डिवाइस सेंड कर देगा, जो हमें आउटपुट पे चाहिए वो आउटपुट डिवाइस हमको दे देगा, और जो प्रोसेस है पूरा एक इनपुट डिवाइस या रॉ इंफॉर्मेशन को एक वैल्यूएबल डेटा में कन्वर्ट करने का, वो सारा हैंडल कौन कर रहा है? सीपीयू हैंडल कर रहा है। ठीक है, अब आपने कहा कि 5 और 7 दो नंबर हैं, तो 5 किसके थ्रू जाएगा? इनपुट डिवाइस के थ्रू। कहां स्टोर होगा? मेमोरी में। 7 कैसे जाएगा? इनपुट डिवाइस के थ्रू। कहां स्टोर होगा? मेमोरी में। और अब सीपीयू क्या करेगा? इसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस में सपोज करिए हमने कहा कि 5 + 7 करना है। अब यहां पर क्या इनपुट डिवाइस का कोई रोल है? कोई रोल नहीं है। आउटपुट डिवाइस का कोई रोल है? कोई रोल नहीं है। यहां पर इन पर प्रोसेस होना है। जो डेटा है वो ऑलरेडी मेमोरी के अंदर है। सीपीयू को पता है कि दो डेटा कहां पर मौजूद है, उन पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, जो कि एडिशन है। तो ये सारा ऑपरेशन, टास्क परफॉर्म किस एंड पर होगा? सीपीयू के एंड पर होगा। और जो भी हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट है, इसको हमने एस में स्टोर कर दिया। हमने कहा कि एस की वैल्यू प्रिंट कराइए,
तो अब S की वैल्यू हमें आउटपुट यूनिट पर मिल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया है, इन्हीं को हम स्टेप बाय स्टेप समझने जा रहे हैं। ठीक है, अभी इन पर ध्यान मत दीजिए कि कंट्रोल यूनिट का क्या काम है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या काम है। ठीक है, अभी केवल इस ब्लॉक डायग्राम को समझिए, क्योंकि अगले टॉपिक में हम लोग सीपीयू डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए लिखा हुआ है स्टेप 1 में, इनपुट डिवाइस अलाउ द यूजर्स टू प्रोवाइड डेटा एंड कमांड्स टू द कंप्यूटर। ये हम पहले से ही जानते हैं। The data inserted manually is collected by input device like keyboard, mouse, scanners and others. These devices generate electrical signals or data packets representing the input. इस पूरी लाइन में कुछ भी ऐसा है जो आप नहीं जानते हैं? हम लोग इतनी देर से यही बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो स्टेप 1 बिल्कुल क्लियर है। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड है, डेटा या सिग्नल को सेंड करता है और मेमोरी में स्टोर करता है, जैसे कि माउस है, स्कैनर है, कीबोर्ड है, ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। और ये डिवाइस क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं या डेटा पैकेट्स, जो कि रिप्रेजेंट करता है इनपुट को। ठीक है, स्टेप 2 क्या है? द डेटा जनरेटेड बाय इनपुट डिवाइस इज सेंट टू द कंप्यूटर्स इनपुट इंटरफेस मेमोरी यूनिट विच प्रोसेस एंड फॉर्मेट्स द डेटा फॉर फर्दर यूज बाय द कंप्यूटर। जो भी डेटा आपने भेजा है वो कहाँ स्टोर होगा? मेमोरी यूनिट में स्टोर होगा। यही बात इसमें कही गई है सेकेंड स्टेप में। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या है? द प्रोसेस्ड इनपुट डेटा इज देन सेंट टू द कंप्यूटर, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विच टेम्पररीली स्टोर्स दिस डेटा इन द मेमोरी रैम फॉर इमीडिएट प्रोसेसिंग। द सीपीयू एग्जिस्ट इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू द इनपुट डेटा. For example, if you are typing a document, the CPU processes the keystrokes and stores them in memory. The control unit schedules all the activities for the smooth working of the computer. क्या समझ रहे हैं आप कि ये क्या कहना चाह रहा है? देखिए यहां पर जो बात हुई थी इस जगह पर, कि जो भी आप प्रोसेस करते हैं, जो भी डेटा आप प्रोसेस करते हैं, वो डेटा कहां से कहां आता है? हार्ड डिस्क से आपका रैम में आता है। रैम में आने का मतलब है कि इस डेटा, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर या इस इंफॉर्मेशन पर हम काम कर रहे हैं रियल टाइम पर, इस पर्टिकुलर प्रेजेंट टाइम पर। अगर यहां पर कोई डेटा नहीं है तो यानी कि इस वक्त हम कोई भी काम नहीं कर रहे हैं रैम के अंदर। ठीक है, एप्लीकेशन को ओपन करने का मतलब है कि वो हार्ड डिस्क से रैम में आ जाएगा। तो अगर हम कुछ इनपुट भी भेज रहे हैं तो इनपुट कहां हो रहा है? पहले रैम में हो रहा है। ठीक है, और फिर रैम से कहां भेज दिया जा रहा है? इंटरनल मेमोरी में, यानी कि मेमोरी यूनिट उसको स्टोर कर ले रहा है। अब जब प्रोसेस करने की बारी आई है कि 5+7 ये करने की बारी आई है, तो इसको कौन हैंडल कर रहा है? इनपुट डिवाइस नहीं, आउटपुट डिवाइस नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो 5+7 जो है कहां से लेगा? मेमोरी से। और किस में रखेगा? पहले रैम में रखेगा, वहां पर 5+7 करेगा और जो भी रिजल्ट आएगा उसको कहां स्टोर कर देगा? फिर से मेमोरी में। ठीक है, जो कि परमानेंट स्टोरेज रखता है, वहां पर स्टोर कर देगा। तो वही बात इसमें लिखी हुई है, द प्रोसेस्ड इनपुट डेटा इज देन सेंट टू द कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच टेम्परेरली स्टोर्स दिस डेटा इन मेमोरी। कहां पर? रैम पर, क्योंकि यही टास्क हो रहा है। तो वो टास्क होने का मतलब कि वो टास्क कहां होना चाहिए? इंफॉर्मेशन रैम में होनी चाहिए। फॉर इमीडिएट प्रोसेसिंग द सीपीयू executes instructions related to the input data. ठीक है, स्टेप 4 में आइए। आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेस हो चुका, द सीपीयू सेंड्स द रिजल्ट और इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर आउटपुट इंटरफेस वेयर द डेटा इज फॉर्मेटेड फॉर ट्रांसमिशन टू द आउटपुट डिवाइस। वही बात कह रहा है ये कि जो भी हमने प्रोसेस किया हुआ है, हमने मतलब मैंने नहीं, सीपीयू ने, जो भी इसने प्रोसेस किया हुआ है वो कहां भेज देगा रिजल्ट को? कंप्यूटर्स आउटपुट इंटरफेस पे, और वहां से हमें आउटपुट स्क्रीन पर, या जो भी है, मॉनिटर है या स्पीकर है या प्रिंटर है, जो भी है, उनके जो भी टास्क रहे हैं वो सब आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमको मिल जाएंगे। ठीक है, स्टेप 5 में क्या है? देन द आउटपुट यूनिट रिसीव्स द फाइनल प्रोसेस्ड आउटपुट. Output devices such as monitors, printer, speaker and other receive the formatted data. Monitors display visual information, printers produces hard copies and speakers play audio based on the data they receive. अब बताइए इसमें कुछ भी ऐसा है जो आप नहीं समझ रहे हैं?
बताएं। इसमें कुछ भी ऐसा है जो आप नहीं समझ रहे हैं, है ना? अब अगर आपसे ब्लॉक डायग्राम पूछ लिया जाए तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इनपुट डिवाइस क्या है, पता है? आउटपुट डिवाइस क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कितने कंपोनेंट्स हैं, है ना? वो मैंने आपको बताया। अगले लेक्चर में हम लोग उसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पर फिलहाल इस ब्लॉक डायग्राम में उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। इनपुट डिवाइस के थ्रू आपने डेटा को स्टोर किया मेमोरी के अंदर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने उस डेटा पर काम किया, एक रिजल्ट जनरेट किया, वो रिजल्ट कहाँ सेंड कर दिया? आउटपुट डिवाइस पर। और अब आउटपुट डिवाइस से हमको वो रिप्रेजेंट हो जाता है कि हमने ये इनपुट दिया है और ये हमको आउटपुट मिल चुका है। अब ये जो प्रोसेसिंग वाला काम हो रहा है ये हैंडल कौन कर रहा है? सीपीयू। ठीक है, यहाँ पर ना इनपुट की कोई बात है, आउटपुट की बात है। ठीक है, तो जहां पर भी आप इनपुट या आउटपुट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और जिस डिवाइस के थ्रू परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, वही हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस कहलाता है, जो कि पेरिफेरल डिवाइसेस की कैटेगरी में आता है। क्लियर है? ये पूरा टॉपिक क्लियर है आपको? तो हमने जाना पेरिफेरल्स के बारे में, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में, क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस के होने से। ठीक है, इससे परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है। और भूलिएगा मत, जो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा, एक इनपुट डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस है, देन स्टोरेज है यानी कि मेमोरी यूनिट है, और फिर कम्युनिकेशन है जिसमें हम लोगों ने मॉडेम, राउटर और नेटवर्क कार्ड, इनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, और लॉन्ग में जो क्वेश्चन बनता है वो यही है, जिसमें आप ब्लॉक डायग्राम को पूरा अच्छे से समझाते हैं। और जब आप सीपीयू के बारे में जान जाएंगे तो उसके बाद इसके बारे में बताने के लिए और भी ज़्यादा आपके पास कंटेंट होगा। ठीक है, तो अब इस टॉपिक को यहीं पर क्लोज करते हैं, और तब तक मेरी बातों को ध्यान में रखिएगा, पूरा कंसंट्रेशन बनाइए। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, और जब आप पढ़ाई में अच्छे होते हैं तो आपको स्ट्रगल कम करना पड़ता है। ठीक है, समझदार होना वो एक अलग पॉइंट है, और समझदार तो सभी को होना चाहिए देखें, पर समझदारी के साथ साथ जब आपके पास एजुकेशन भी बढ़िया होती है तो आप स्ट्रगल कम करते हैं। वरना ऐसे बहुत से समझदार लोग हैं जो एजुकेशन ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस को समझें और पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।